ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये कांग्रेस के राज में भी थी। तो जो मेन मुद्दा आप बात करें, जो अब जनता के बीच में जा रहे हैं, किन घोषणाओं के साथ आप जा रहे हैं कि कांग्रेस को या आपको लोग चुने? लेकिन इस सरकार ने किस प्रकार से लाखों बुजुर्गों की पेंशन काट दी सिर्फ इस बात को लेकर के कि तुम्हारा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, तुम्हारे बच्चे रोजगार पे हैं। आप जनता के बीच में जाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक टीस है जींद के विकास की। जींद आज भी पिछड़ा हुआ कहीं ना कहीं है। लोग कहते हैं लंबे समय से कांग्रेस के नेता यहाँ से रहे हैं। विधायक की बात करें, मंगेराम गुप्ता की बात करें, या वीरेंद्र सिंह की बात करें, या सुरजावाला की बात करें, कहीं ना कहीं जो जींद का पिछड़ापन आज है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। जो एमएलए है वो मौजूदा विधायक या मंत्री जब बना दिया गया तो उसका भी अपना दायित्व बनता है कि वो जो है अपने हल्के और जिले के अंदर काम करे। लेकिन जो बातें हैं आज आप कह रहे हैं कि पिछड़ापन है, विकास नहीं हुआ, लेकिन जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं वही लोग हैं। देखिए, उसके लिए जिम्मेवार तो वही लोग हैं जो यहाँ से चुने गए हैं। प्रदीप जी, हम जींद की बात कर रहे हैं, जींद की राजनीति आप कर रहे हैं, जींद विधानसभा से आप लंबे समय से इनेलो पार्टी में रहे, अभी कांग्रेस पार्टी में हैं। दोनों पार्टियों की विचारधारा को किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि आपका अनुभव दोनों पार्टियों पर है। चौधरी देवीलाल ने पेंशन शुरू की तो कांग्रेस ने पेंशन काटी तो नहीं, कांग्रेस ने उस पेंशन को बढ़ाने का काम किया। ये सरकार तो काटने का काम कर रही है। आप ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपको ही क्यों चुने? जैसे सावित्री नगर पे रहा हूँ मैं, सावित्री नगर में मेरा जन्म हुआ, वहीं पर मेरा मकान था। मैं आज भी दावा करता हूँ अमन, आप आज भी इस कैमरे को वहाँ लेकर के जाएंगे तो लबालब भरे जो है ना सारी गलियाँ आपको एक छोटी सी बारिश आते ही गंदा और पीने का पानी मिक्स होकर के लोगों के घरों में घुस जाएगा। आप इतनी समस्याएं बता रहे हैं, कॉलोनियों की बता रहे हैं, जींद की समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता की बात करें जो जींद से विधायक है, वो तो कह रहे हैं कि मैंने इतना विकास करवा दिया जींद में, पहले किसी नेता ने, किसी विधायक ने नहीं कर। उसके बाद हम लोगों ने जींद की चंद्रलोक कॉलोनी से स्टार्ट किया है कि जो जींद की एक बाहर की जो बाहरी कॉलोनी है चंद्रलोक, उसके अंदर जो मेन एक रोड जो उससे मिलाता है, नरवाड़ा रोड से मिलाता है, उसमें ऐसे हालात हैं अभी बारिश हो जाए तो बिल्कुल आप वहाँ साइकिल भी या पैदल भी नहीं निकल सकते, साइकिल लेकर नहीं निकल सकते, मोटरसाइकिल लेकर के नहीं निकल सकते। लंबे समय से आप इनेलो पार्टी में रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपने हाथ पांव मारने की कोशिश की, टिकट मिल जाए, वहाँ पर आपको टिकट नहीं मिली, आप कांग्रेस पार्टी में आए, यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं कि जींद से कांग्रेस की टिकट मिले और आप कहीं ना कहीं चुनाव जीतें। जो आप समस्याएं गिना रहे हैं उसके बाद ही आप समस्याओं को दूर कर पाएंगे जब आप विधायक बनेंगे। आप धरातल पर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करें या कोई अन्य पार्टी की बात करें, जो समय होता है चुनाव का, उस समय नेता आते हैं जाते हैं, रातों रात टिकट बदल जाती है। आप धरातल पर मेहनत कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, क्या आपको जींद की जनता निर्दलीय देख सकती है अगर टिकट नहीं मिली? भूपेंद्र हुड्डा जी सोनीपत चुनाव लड़ने आए, हम लोगों ने देखा कि इनकी टाइम में, इस शख्सियत की टाइम में किसान भी खुश था, कर्मचारी भी खुश था, छोटा व्यापारी भी खुश था। देश में गुंडागर्दी का जो माहौल हुआ करता था उसे ख़त्म करने का काम इन्होंने किया। आते ही कहा था या तो बदमाशों हरियाणा छोड़ दो या फिर बदमाशी छोड़ दो। अमन चैन का माहौल था। जींद में लोग चर्चाएं करते हैं, जो जींद विधानसभा की सीट है बहुत ही मुश्किल सीट है, क्योंकि जींद में जो शहर है सारा समीकरण बदल देता है। लोग चर्चाएं करते हैं कि यहाँ से जाट नहीं जीत सकता, बनिया जीत सकता है, पंजाबी जीत सकता, लेकिन जाट नहीं जीत सकता। उन चर्चाओं में की बात करें तो 2019 में उपचुनाव हुआ, वहाँ पर सुरजावाले भी आए और दिग्विजय सिंह चौटाला भी आए, जाट कम्युनिटी से थे, आप भी जाट कम्युनिटी से हैं। किस प्रकार देखते हैं, बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया जींद से चुनाव लड़ने का, लेकिन आप भी जाट कम्युनिटी से हैं, चुनाव निकाल पाएंगे कि मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, मेरे को इसलिए टिकट दे दी जाए? अगर मैं बात करूं जिस धर्म में, जिस जाति में मैं पैदा हुआ हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि परमपिता परमात्मा ने जिस मुझे घर में, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं उसका सम्मान करता हूं, उस जाति का सम्मान करता हूं। लेकिन जब आदमी कभी चुना जाता है या आदमी कभी राजनीति करता है या कोई अध्यक्षता करता है या कोई पंचायती बनता है या कोई किसी प्रकार के जो है ना संगठन का हिस्सा बनता है, तो वो फिर एक जाति विशेष और धर्म विशेष तक नहीं रह जाता। प्रदीप जी, आप ऐसी बातें कर रहे हैं चुनाव से, आप अभी विधायक नहीं हैं, एक पार्टी में नेता हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने भी बहुत बड़ी बातें की थी जनता के सामने, बीजेपी ने वो किया है, जनता के साथ धोखा किया है, जनता को ठगा है, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें दुष्यंत चौटाला ने की। आप भी कह रहे हैं कि मैं जनता से जुड़ा हुआ नेता हूं, लेकिन जीतने के बाद कहीं ना कहीं नेता रातों रात पार्टी बदल देते हैं, रातों रात समर्थन कर देते हैं, कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस। अगर ऐसा होगा तो हम किसका हिस्सा बने? किसी ने एक पे तो विश्वास हमें करना पड़ेगा। इन लोगों को हमने बरत के देखा,
लगातार इन लोगों के पीछे खड़ी रही है जींद की जनता, लगातार इस परिवार को खूब मान सम्मान दिया और अभी भी दिया। नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक गलियारे एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस एपिसोड में हर बार नए नए नेताओं से बात करते हैं, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बात करते हैं, उस क्षेत्र की बात करते हैं जिस क्षेत्र से वो राजनीति कर रहे हैं, उसकी पार्टी की बात करते हैं। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदीप गिल मौजूद हैं। प्रदीप गिल जी, आपका स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार अमन जी। प्रदीप जी, आप जींद विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की बात करें या चाय पर चर्चा की जो कार्यक्रम चले उसके तहत आप लोगों से मिल रहे हैं जी। तो किस प्रकार देखते हैं आगे जो रुझान चले हुए हैं, पार्टी का क्या रुझान लग रहा है, क्या हवा तवा लग रही है आपको? देखिए, हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे किसानी प्रदेश जो है ना आश्रित है। किसान की बुरी दशा आपने लगातार इस सरकार में देखी है। उसकी फसल का उचित मूल्य उसे नहीं मिला, लागत मूल्य नहीं मिला, MSP नहीं मिला। कहीं अगर उसने आवाज़ उठाई तो उस पर लाठियां भांजी गई। 2 साल तक वो लगातार रोडों पर बैठे रहे। सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दे दी। वहीं युवाओं को रोज़गार की बात कही गई थी, लाखों युवाओं को रोज़गार देंगे। रोज़गार के नाम पर जो सरकार आई थी, उस सरकार ने रोज़गार तो दिया नहीं। कोरोना के अंदर लाखों घरों का चूल्हा जरूर बुझ गया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां पलायन कर गई। और जो है ना, जो 18-18, 20-20 साल से होंडा जैसी, हीरो जैसी उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ में लड़के काम कर रहे थे। मेरा भी स्टूडेंट थे उसमें 2-3 जो स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। वो भी जो है 18 साल होंडा में जॉब करने के बाद उन्हें घर की तरफ रवाना कर दिया गया, ये बात कह करके कि हमारे पास प्रोडक्शन में कमी आ गई है कोरोना की वजह से। तो लाखों चूल्हे इस सरकार में जो है नए जलाने की बजाय बंद होने का काम हुआ है। और बहुत सारे मुद्दे हैं। जींद का मुद्दा तो इतना बड़ा है। जींद हरियाणा प्रदेश का सेंटर है और हरियाणा प्रदेश की राजधानी कहा जाता है। कि राजनीतिक राजधानी तो लोग इसे बताते हैं, लेकिन आज इसकी जो दुर्दशा है, आप खुद जो है ना किसी गली मोहल्ले में, गांव में जाएंगे तो बद से बदतर हालात है। गलियां टूटी पड़ी हैं। सेक्टर के अंदर जो है ब्लॉक लगा करके गांव के हालात पैदा कर दिए हैं। वहीं पर थोड़ी सी बारिश आ जाती है तो पूरी जींद में लबालब पानी भर जाता है। उसके साथ साथ महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं, व्यापारी को जो सुरक्षा चाहिए, उसके अंदर आए दिन फिरौतियाँ मांगी जाती हैं, आए दिन उनकी हत्याएं की जाती हैं। बेलगाम जो है सरगना इस देश को लूटने और व्यापारियों की हत्या करने पर लगे हुए हैं। कोई सरकार नाम की चीज़ यहाँ हरियाणा प्रदेश में दिखती नहीं। ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये कांग्रेस के राज में भी थी। तो जो मेन मुद्दा आप बात करें, जो अब जनता के बीच में जा रहे हैं, किन घोषणाओं के साथ आप जा रहे हैं कि कांग्रेस को या आपको लोग चुनें? मैं ये नहीं कह रहा कि उस वक्त जो है ना रोज़गार हर घर में और हर हाथ को मिल गया था, लेकिन हमारी सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी तो लाखों युवाओं को रोज़गार मिला। उस प्रकार से भी मैं देखूं तो अगर हमने कहा कि महंगाई की बात करें तो महंगाई का 400 रुपये का सिलेंडर आज 1100 साढ़े 1100 रुपये का मिलता है। 300 रुपये का जो आज सरसों का तेल, जो गरीब आदमी छौंक लगा लिया करता था, आज 300 रुपये तेल हो गया है। आटा, दाल, चावल, चीनी, पत्ती, सर्फ सिस्टम के अगर भाव देखोगे तो 300 गुना जो है ना रेट बढ़ गए हैं। महंगाई मैं मानता हूं कि बढ़ती हैं, लेकिन इतनी महंगाई जब जो इस सरकार में बढ़ी है, 400 का सिलेंडर सीधा 1150 में लेना को मजबूर है आज हरियाणा प्रदेश और इस देश की जनता। सब्सिडी के नाम पर जो है कितना बड़ा खेल हुआ, कितने बड़े लोक लुभावने वादे किए गए। इसके अलावा गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी, गुलाबी पीले कार्ड, वो काटे गए। उसके अलावा हम लोगों ने कांग्रेस सरकार में 100 गज के गरीबों को प्लाट दिए थे, वो बिल्कुल योजना बंद कर दी गई। उसके अलावा कहूँ तो एक सम्मान की पेंशन जो है ना बनाई गई थी चौधरी देवीलाल जी द्वारा, लेकिन हर सरकार जब आई, चाहे वो किसी भी पार्टी के से भी उसकी आई, तो उस सरकार ने उसे बढ़ाने का काम किया। किसी की पेंशन काटी नहीं जाया करती थी, हम देखा करते थे। 60 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति होता था तो उसे सम्मान रूप में घर बैठे पेंशन मिला करती थी। लेकिन इस सरकार ने किस प्रकार से लाखों बुजुर्गों की पेंशन काट दी, सिर्फ इस बात को लेकर के कि तुम्हारा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, तुम्हारे बच्चे रोज़गार पे हैं। अरे भाई, सीनियर सिटीजन को विदेशों में भी जा कर के आप देखोगे अबन, तो वहाँ पर भी आज भी जो संपन्न हैं
उनको भी जो वहाँ पर सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, मेडिकल उनको फ्री दिया जाता है, उनको जो है ना ये जो पेंशन है वो दी जाती है। तो हरियाणा प्रदेश और इस देश में भी चौधरी देवीलाल जी ने एक मंशा से इस बात की शुरुआत की थी कि जो बुज़ुर्ग है वो अपनी बेटी आने पर उसके सिर पर हाथ रख देगा, 100 रुपये दे देगा, उसको कुछ चीज़ देनी है तो वो दिला देगा। अगर उस बुज़ुर्ग की कोई पूछ नहीं करता तो जूती चप्पल या धोती कुर्ता या जो भी गरीब आदमी लेना चाहता वो ले सकता है। हस्बैंड वाइफ अगर 2 हैं तो 2,500 हज़ार रुपये अगर उनको मिलती है तो 5,000 में वो रसोई का खर्चा चला लेते हैं अगर बेटा निकम्मा है तो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सरकार ने, क्योंकि इस सरकार में एक सबसे बड़ी खामी है, अनप्रैक्टिकल सरकार है, क्योंकि इन्हें घर के और घर के ज़रूरियात का शायद या तो अनुभव नहीं है या ये देखना नहीं चाहते। तो ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम जब जनता के बीच में जाते हैं, मैंने डोर टू डोर भी प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं, 4 गाँव में लगातार डोर टू डोर कर चुका हूँ और 2 शहर की जो है कॉलोनियाँ में डोर टू डोर कर चुका हूँ। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारा है, चाय पे चर्चा का एक कार्यक्रम मैंने चला रखा है। बूथ स्तर की कमेटी में हम लोग नौजवानों को, बुज़ुर्गों को और महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज अलग सा उत्साह है देश हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो लोग कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। आप जनता के बीच में जाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक टीस है जींद के विकास की। जींद आज भी पिछड़ा हुआ कहीं ना कहीं है। लोग कहते हैं लंबे समय से कांग्रेस के नेता यहाँ से रहे हैं, विधायक की बात करें, मांगेराम गुप्ता की बात करें या वीरेंद्र सिंह की बात करें या सुरजावाला की बात करें, कहीं ना कहीं जो जींद का पिछड़ापन आज है कहीं ना कहीं उसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही है, यहाँ पर 4-4, 5-5 मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं। उन्होंने अपने टाइम में यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, नया स्टेडियम बनाने का काम किया, बाईपास का निर्माण का कार्यक्रम उनके टाइम में शुरू हुआ था। नया ये जो हमारा जो है मेडिकल 200 बेड का वो बना करके गए थे, और बहुत सारी लड़कियों का कॉलेज वो बना करके गए थे अलग से। बहुत सारी योजनाएं तो हुई, लेकिन मैं मानता हूँ कि कई बार वकील जो है वकालत नहीं कर पाते। जो एमएलए है वो मौजूदा विधायक या मंत्री जब बना दिया गया तो उसका भी अपना दायित्व बनता है कि वो जो है अपने हलके और ज़िले के अंदर काम करे। अब वही वकील, वही विधायक है, दोबारा कहें तो मांगेराम गुप्ता के जो लड़के हैं महावीर गुप्ता, जेजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं। राजनीति का कुछ पता नहीं चलता, समय घड़ी कब किसको टिकट मिलती है। अगर वो दोबारा चुनाव लड़ने के लिए आते, कांग्रेस से टिकट मिलती है, तो क्या आप उनके लिए वोट मांगेंगे, दोबारा विकास की बात करेंगे जो आप धरातल पर कर रहे हैं? वो पार्टी का फैसला होगा। पहली बात तो पार्टी किसे चुन करके भेजेगी, किसको वो टिकट देगी, कि क्या सिनेरियो बनेगा, वो उस समय क्या हालात होंगे, उन पे ही हम लोग जो है ना देखेंगे। हमने तो पार्टी का कैंडिडेट आएगा तो उसकी तो जो है ना मदद करनी ही करनी है। लेकिन जो बातें हैं आज आप कह रहे हैं कि पिछड़ापन है, विकास नहीं हुआ, लेकिन जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं वही लोग हैं। देखिए, मैं ये बिल्कुल, मैं अपने दूसरी भी मेरी डिबेट्स में आप सुनेंगे तो मैं खुले मंचों पर कहता हूँ कि जींद 1966 का ज़िला है। 1966 के ज़िले को जिस प्रकार से आज हम पिछड़ा देखते हैं, उसके लिए जिम्मेवार तो वही लोग हैं जो यहाँ से चुने गए हैं। लेकिन बात रही कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने ओवरऑल ये देश की बीजेपी सरकार आज ये कहती है कि हम लोगों ने विकास कर दिया या इतने सालों में कांग्रेस ने विकास नहीं किया। इस देश में इंटरनेट का जन्म हुआ, इस देश में कंप्यूटर आया, इस देश में आईटी की क्रांति आई, इस देश में हरित क्रांति आई, इस देश के अंदर जितने भी विकास हुए, रोड बने, लगातार सरकार सत्ता में कांग्रेस ही रही है लगभग। तो ये जो सड़कों का जाल बिछा, ये जो मेट्रोज का जाल बिछा, ये जो ट्रेनों का जाल बिछा, ये जो एयरपोर्ट्स का जाल बिछा, जो आज हमारे पास इंफ्रा है, वो सब कांग्रेस का तो दिया हुआ है। प्रदीप जी, हम जींद की बात कर रहे हैं, जींद की राजनीति आप कर रहे हैं, जींद विधानसभा से आप लंबे समय से इनेलो पार्टी में रहे, अभी कांग्रेस पार्टी में हैं। दोनों पार्टियों की विचारधारा को किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि आपका अनुभव दोनों पार्टियों का? दोनों पार्टियों की विचारधारा, वो सेंटर की पार्टी है, उनके पास विकल्प ज़्यादा रहा है, काम करने का सामर्थ्य ज़्यादा रहा है, फंडिंग भी ऊपर से मिलने में आसानी रहती थी, उनके समय में काम ज़्यादा हुए हैं। लेकिन जब सरकार चौधरी देवीलाल जी की रही है, उन्होंने भी अपने कल्याणकारी काम किए हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज रहा है, उन्होंने भी 2000-2005 से राज तो किया ही है, लेकिन जो खामियां तो कांग्रेस के टाइम में भी रही होंगी छोटी मोटी, लेकिन हर सरकार काम किया करती थी। इस सरकार ने तो उसका उल्टा करके दिखाया। किसी सरकार में अगर किसी पिछली सरकार ने कोई ऐसा काम कर दिया कि भाई जैसे हुड्डा साहब ने 100 गज के प्लाट दिए, तो अगली सरकार को उसको चलाना चाहिए।
गुलाबी पीले कार्ड लगाए गए, तो अगली सरकार को उसे चलाना चाहिए। चौधरी देवीलाल ने पेंशन शुरू की तो कांग्रेस ने पेंशन काटी तो नहीं, कांग्रेस ने उस पेंशन को बढ़ाने का काम किया। ये सरकार तो काटने का काम कर रही है। सरकारों में कम या ज़्यादा काम हुआ करता है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन जींद की धरा के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार वो लोग हैं जो यहाँ से चुने गए। आज की राजनीति को किस प्रकार देखते हैं? जो पहले की राजनीति होती थी, कहीं ना कहीं विचारधारा से जनता के सुख दुख की बात करें, जनता की अच्छी भलाई चीज़ें जो देखते थे नेता, लेकिन आज के समय कहीं ना कहीं पैरासूट कैंडिडेट आ जाते हैं एक रात पहले, तो किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं ये तो कहूँगा ही, क्योंकि हमारे जैसे जो नौजवान जो लगातार 13, 14, 15 साल से फील्ड में है, आपका एक कैमरा भी लगातार देखता रहा है कि हम लोग कभी भी बैरक में नहीं गए, यानी कि कभी भी मैंने जो है ना राजनीति से अपना किनारा नहीं किया, लगातार मैं फील्ड में रहा हूँ। ऐसे नौजवान जो पूरे जींद के अंदर या किसी भी ज़िले में काम कर रहे हैं, तो पार्टी उनको संज्ञान में ले और लेगी भी। इस बार पार्टी का भी ये फैसला है कि सर्वे के आधार पर, हुड्डा साहब खुले मंचों पर कहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष या जो है ना, ये नहीं कि वह प्रभावशाली व्यक्ति को ही टिकट मिले, उस व्यक्ति को टिकट मिले जो जनता के बीच का हो और जनता उसे पसंद करती हो, और जिसमें पार्टी सत्ता में आ सके, यानी चुनाव जीत करके वो लोग जो है पार्टी को मजबूत करें। ऐसे लोगों का खुले मंचों पर हुड्डा साहब भी कहते हैं, उदय भान जी कहते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष कि टिकटों का वितरण अब पैरासूट से नहीं होगा, जो धरातल पर कई बार सर्वे होंगे, उस सर्वे के आधार पर जो मजबूत कैंडिडेट होगा उसे पार्टी टिकट देगी और हम सब मिलकर के उसका सहयोग करेंगे। आप ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं जी, आपको ही क्यों चुने? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बेस्ट, मुझसे बेस्ट है तो उसे चुने, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उनमें से बेस्ट कैसे हो सकता हूँ, वो जींद की जनता जानती है। क्योंकि पहली बात तो हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं एक धरातल का व्यक्ति हूँ, मुझे पता है कि एक आम जनमानस की पीड़ा क्या है। मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मेरा कोई बड़े घराने में जन्म नहीं हुआ, मैं एक अध्यापक का बेटा हूँ। आई नो दैट कि मुझे जिस घर में मेरा जन्म हुआ तो वहाँ किस प्रकार की पीड़ाएं रही हैं, आस पड़ोस में जहाँ मेरा मकान था तो वहाँ कैसी पीड़ाएं रही हैं। जैसे सावित्री नगर पे रहा हूँ मैं, सावित्री नगर में मेरा जन्म हुआ, वहीं पर मेरा मकान था। मैं आज भी दावा करता हूँ अमन, आप आज भी इस कैमरे को वहाँ लेकर के जाएंगे तो लबालब भरे जो है ना सारी गलियाँ, आपको एक छोटी सी बारिश आते ही गंदा और पीने का पानी मिक्स होकर के लोगों के घरों में घुस जाएगा। लोग ऐसे पैंटें उठाकर, पजामे उठा करके, लेडीज़ अपने कपड़ों को उठा करके बेचारी पानी भी कहीं बाहर से लाने के लिए मजबूर हो जाती हैं कई बार तो। और इस तरीके का मैंने देखा है कि कई बार तो मतलब नीचे पानी आ जाता है वहाँ पर घरों में, और ऊपर वो मंजा लगा करके सोते हैं या बेड पे सोते हैं, और नीचे पूरा रात और 2-2, 3-3 दिन पानी रहता है। आप इतनी समस्याएं बता रहे हैं, कॉलोनियों की बता रहे हैं, जींद की समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता की बात करें जो जींद से विधायक है, वो तो कह रहे हैं कि मैंने इतना विकास करवा दिया, जींद में पहले किसी नेता ने, किसी विधायक ने नहीं करवाया। सर, मैं उनसे खुले मंच पर चर्चा करना चाहूँगा, अगर आप उन्हें आमंत्रित कर सकें तो हमारे पास पूरे आंकड़े हैं, पूरी चीज़ें हैं, बाकायदा वो वीडियोस में दिखाऊंगा। जो एक हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है, आज से ही शुरुआत की थी हम लोगों ने, कि जींद के हर वार्ड में हमारा कैमरा जाए, हमारे साथी जाएं, हम लोग जींद की मूलभूत ज़रूरतों को, क्योंकि मंचों पर ये जो है ना जो आज झूठ बोल रहे हैं, इनका पर्दाफाश कैसे किया जाए, कैसे बताया जाए कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो हमने आज चंद्रलोक की वो गली दिखाई है लोगों को, और जो है ना उसके साथ साथ हमने खुले सांडों की, जो जिसकी वजह से लगभग 900 से आसपास अब तक जींद ज़िले में मौतें हो चुकी हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं। खुद हमारे पूर्व के विधायक जो है हरिचंद मिड्डा जी भी उसकी चपेट में आ गए थे, एक बार ध्यान होगा आपको भी। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से वो तो बच गए थे उस वक्त, लेकिन उस वक्त बहुत बुरी तरह से सांड ने उन्हें मारा था। आज भी उसी तरह की पोजीशंस हैं, खुले सांड घूम रहे हैं, और रोड पे भी और गलियों में भी। मेरी वो वीडियो आप देख लेना। उसके बाद हम लोगों ने जींद की चंद्रलोक कॉलोनी से स्टार्ट किया है, कि जो जींद की एक बाहर की जो बाहरी कॉलोनी है चंद्रलोक, उसके अंदर जो मेन एक रोड जो उसको उससे मिलाता है, नरवाड़ा रोड से मिलाता है, उसमें ऐसे हालात हैं, अभी बारिश हो जाए तो बिल्कुल आप वहाँ साइकिल भी या पैदल भी नहीं निकल सकते, साइकिल लेकर नहीं निकल सकते, मोटरसाइकिल लेकर के नहीं निकल सकते। ऐसी सैकड़ों गलियाँ हैं, और जैसे ही पानी, अभी बारिश का मौसम, मानसून आ गई है, मैं आपको लेकर के चलूँगा उन इलाकों में जहाँ पर एक ही छोटी सी बारिश में लबालब पानी वहाँ छोड़ो आप, यहाँ पर भी है, अर्बन स्टेट में दिखाऊंगा मैं आपको, पानी की कोई निकासी नहीं है।
तो विधायक जी पता नहीं कौन से या तो दूसरी जगह रहते हैं कहीं, दूसरा उनका इलाका कोई ऐसा है जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। बट मुझे तो ये है कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी पानी का भराव लबालब होता है। तो ये बात कैसे बोल देते हैं ये मंचों पे आके, बड़ा इसमें तो मैं सेम फील करता हूँ कि भैया ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो कमी हो वो माननी चाहिए और उसको दुरुस्त करने के लिए इन्हें ये बोलना चाहिए कि ये चीज़ें हो चुकी हैं और इनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लंबे समय से आप इनेलो पार्टी में रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपने हाथ पांव मारने की कोशिश की, टिकट मिल जाए, वहाँ पर आपको टिकट नहीं मिली, आप कांग्रेस पार्टी में आए। यहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं कि जींद से कांग्रेस की टिकट मिले और आप कहीं ना कहीं चुनाव जीतें। जो आप समस्याएं गिना रहे हैं उसके बाद ही आप समस्याओं को दूर कर पाएंगे जब आप विधायक बनेंगे। आप धरातल पर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करें या कोई अन्य पार्टी की बात करें, जो समय होता है चुनाव का उस समय नेता आते हैं जाते हैं, रातों रात टिकट बदल जाती है। आप धरातल पर मेहनत कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, क्या आपको जींद की जनता निर्दलीय देख सकती है अगर टिकट नहीं मिली तो? मैं ये नहीं कह सकता कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। जींद की जनता के बीच का आदमी हूँ। मेरा फैसला हमेशा लोगों ने किया है। जब हम लोगों ने जेजेपी पार्टी को छोड़ा तब भी मैंने लोगों की मर्ज़ी से ही फैसला किया। आपने देखा भी होगा बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो है अहदेदार जो है वो सब बीजेपी में शिफ्ट हुए, लेकिन मैं अपने साथियों की मर्ज़ी और अपनी मर्ज़ी से हम लोगों ने सामूहिक तौर पर डिस्कशन करके मैंने जो है उस वक्त भूपेंद्र हुड्डा जी सोनीपत चुनाव लड़ने आए। हम लोगों ने देखा कि इनके टाइम में, इस शख्सियत की टाइम में किसान भी खुश था, कर्मचारी भी खुश था, छोटा व्यापारी भी खुश था। देश में गुंडागर्दी का जो माहौल हुआ करता था उसे ख़त्म करने का काम इन्होंने किया। आते ही कहा था या तो बदमाशों हरियाणा छोड़ दो या फिर बदमाशी छोड़ दो। अमन चैन का माहौल था। तो हमने जब देखा कि इनके टाइम में कोई ऐसे बड़े आंदोलन नहीं हुआ तो कुछ उसका निपटारा एक मुख्यमंत्री के तहत तुरंत करवा दिया गया। तो सारी चीज़ों को हम जब आंकलन करते थे तो हमने देखा कि यहाँ जाना चाहिए, तो वहाँ हम लोग चले गए। तो ये फैसला तो जींद की जनता करेगी कि किन लोगों को टिकटें मिलती हैं, क्या होता है। और पार्टी प्रोटोकॉल में किसी अच्छे नेता को अगर टिकट देती है पार्टी जब फैसला करती है तो कोई ना कोई अच्छा ही करेगी, मुझे मानना है, क्योंकि पार्टी भी सत्ता में आना चाहेगी। ताकि लंबा समय हो गया कांग्रेस को सत्ता से बाहर, वो चाहेगी कि हम लोग जो है ना कहीं जनता की सेवा करें। जो काम पेंडिंग रह गए थे या जो पेंडिंग हैं उन कामों को दोबारा से अमली जामा पहनाया जा सके। जींद में लोग चर्चाएं करते हैं, जो जींद विधानसभा की सीट है बहुत ही मुश्किल सीट है, क्योंकि जींद में जो शहर है सारा समीकरण बदल देता है। लोग चर्चाएं करते हैं कि यहाँ से जाट नहीं जीत सकता, बनिया जीत सकता है, पंजाबी जीत सकता, लेकिन जाट नहीं जीत सकता। उन चर्चाओं में की बात करें तो 2019 में उपचुनाव हुआ, वहाँ पर सुरजावाले भी आए और दिग्विजय सिंह चौटाला भी आए, जाट कम्युनिटी से थे। आप भी जाट कम्युनिटी से हैं, किस प्रकार देखते हैं? बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया जींद से चुनाव लड़ने का, लेकिन आप भी जाट कम्युनिटी से हैं, चुनाव निकाल पाएंगे आप? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि कम्युनिटी बेस्ड चुनाव कभी होता है। चुनाव होता है मुद्दों का, चुनाव होता है जनता के मन का, चुनाव होता है जनता के चहेते का। आपको लगता है मुद्दों पे वोट डालती है जींद की जनता? बिल्कुल डालती है मुद्दों पर। जींद की जनता ने ये देखा होगा उस वक्त जब ये लोग कह रहे थे 15-15 लाख खाते में आएंगे, 75% हम लोग रोजगार में हरियाणा के युवाओं को देंगे। ये कह रहे थे कि हम ये बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया करते थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया करते थे ये लोग। आपने देखा होगा कि बढ़ी हुई महंगाई को सिलेंडर सिर पे लेकर के स्मृति ईरानी जैसी बड़ी नेता भी, सुषमा स्वराज जी आज इस दुनिया में नहीं है, उस जैसे बड़े लोग जो है ना प्रदर्शन किया करते थे। तो देश की जनता ने ये मान लिया था कि 15-15 लाख उनके खाते में आएंगे और बड़ा बदलाव होगा, अच्छे दिन आएंगे। कहीं ना कहीं आदमी बह जाता है मुद्दों के साथ, लेकिन मुद्दे वो गौण हो गए और ये सरकार विफल हो गई। 6,000 की पेंशन की बात करी गई थी, 6,000 छोड़ो, लाखों बुज़ुर्गों की पेंशन काट दी। सुबह मेरे पास आप आ जाइए, बहुत सारे जो है ना बुज़ुर्ग मेरे पास दिन में आते हैं इस चीज़ को लेकर के। हम उनका प्रयास भी करते हैं कि उनका पोर्टल पे नाम देखा जाए, कैसी दिक्कत है। तो बहुत सारी दिक्कतें तो ये मिली कि उनके 9,000 के बिजली के बिल आ गए तो इसलिए उनकी पेंशन काट दी गई। तो मैं ये नहीं मानता कि जींद की जनता मुद्दों पर वोट नहीं करती। और आपने जो जातिगत बात करी मेरे भाई, जातिगत हो सकता है नेता किस्म के लोग तो कोशिश करते हैं कि मैं फलां हूँ, मैं फलां हूँ, मैं फलां हूँ, मेरे को इसलिए टिकट दे दी जाए। अगर मैं बात करूँ जिस धर्म में, जिस जाति में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ
कि परमपिता परमात्मा ने जिस मुझे घर में जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ मैं उसका सम्मान करता हूँ, उस जाति का सम्मान करता हूँ। लेकिन जब आदमी कभी चुना जाता है या आदमी कभी राजनीति करता है या कोई अध्यक्षता करता है या कोई पंचायती बनता है या कोई किसी प्रकार के जो है ना संगठन का हिस्सा बनता है, तो वो फिर एक जाति विशेष और धर्म विशेष तक नहीं रह जाता। वो 36 बिरादरी का होना चाहिए, वो अगड़े पिछड़े और जात पात के जहर से ऊपर काम करना चाहिए। और मैं उसमें से कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रहा, एक तो अपने मुंह से कहता है इंसान, मेरा जन्म जहाँ हुआ वहाँ 36 बिरादरी के लोग थे। वहाँ ब्राह्मण भी था, बनिया भी था, पंजाबी भी था, जाट भी था, वाल्मीकि भाई भी था, खटीक बिरादरी भी थी। आप चल के देखिए कि उनके भाई के साथ उनका व्यवहार कैसा है, क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कि मुझे कभी राजनीति करनी है। क्या मैं उस टाइम दिखावा थोड़ी कर रहा था। मेरा आज भी उन लोगों से बचपन से लेके आज तक का रिश्ता जो है वो भाई और जो है ना भतीजे जैसा है। लेकिन ये बात होगी, वो लोग कहते हैं जिनको राजनीतिक रोटी सेकनी है, दाव खेलना है, जो फील्ड में निकलते नहीं, वो घर बैठे बस समीकरण बनाते रहते हैं कि मैं फलां हूँ जी, मेरे को दे दो, मेरे को मेरी कम्युनिटी दे देगी, ये कम्युनिटी आपके साथ लगी हुई है, SC BC समाज है वो जिस पार्टी में है उसको दे देगा, जाट समाज जिसके साथ लगा हुआ है उसको दे देगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन बातों से लोग ऊब चुके हैं और जींद की जनता बार बार ठगी गई इस बात को लेकर के कि जींद का पेरिस बना देंगे, जींद को जींद की राजधानी बना देंगे, हरियाणा की राजधानी बना देंगे, पता नहीं क्या क्या मुद्दे लोग लेकर के आए। और इन चीज़ों से लोगों ने, अब मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच में, मैं स्पष्ट लोगों से पूछ रहा हूँ तुम चाहते क्या हो। अगर तुम चाहते हो कि इन्हीं 3 4 5 घरानों के चारों तरफ ये राजनीति घूमे तो फिर ठीक है, हमारे जैसे नौजवानों की राजनीति में क्या ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि अब आप जैसा बेटा या भाई, आपकी तकलीफ़ से पैदा हुआ कोई साथी अगर आपकी बात को हरियाणा विधानसभा या हरियाणा के किसी भी पटल पर उठाए, तो फिर आपको फ़र्ज़ बनता है कि उन नेताओं को चुने। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हूँ, जो आपकी आवाज़ बने, टाइम से इन जींद की वकालत कर सकते। प्रदीप जी, आप ऐसी बातें कर रहे हैं चुनाव से, आप अभी विधायक नहीं हैं, एक पार्टी में नेता हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने भी बहुत बड़ी बातें की थी जनता के सामने, बीजेपी ने वो किया है, जनता के साथ धोखा किया है, जनता को ठगा है, हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें दुष्यंत चौटाला ने की। आप भी कह रहे हैं कि मैं जनता से जुड़ा हुआ नेता हूं, लेकिन जीतने के बाद कहीं ना कहीं नेता रातों रात पार्टी बदल देते हैं, रातों रात समर्थन कर देते हैं, कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। क्या दोनों एक जैसे हैं? नहीं। आप में जो योग्यता है, आप में जो काबिलियत है, आप में जो गुण है, आप में जो प्रदेश के लिए भावना है कि मैंने ये काम करना है और प्रदेश की जनता को ये चीज़ अच्छी दिखानी है, हो सकता है आपके भाई में ना हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक दुष्यंत चौटाला से सारे देश को कंपेयर कर देंगे, गलत नेता के साथ सभी को कंपेयर कर देंगे। लेकिन आप देखिए, अगर ऐसा होगा तो हम किसका हिस्सा बने? किसी ने एक पे तो विश्वास हमें करना पड़ेगा। इन लोगों को हमने बरत के देखा, लगातार इन लोगों के पीछे खड़ी रही है जींद की जनता, लगातार इस परिवार को खूब मान सम्मान दिया और अभी भी दिया। कमी रही तो उनके अंदर रही। इसकी वजह से पूरा हरियाणा प्रदेश का हर नेता गलत नहीं हो सकता। एक माँ के पेट से 2 बच्चे पैदा होते हैं, दोनों की अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग मंशा होती हैं। एक गुंडा बन जाता है और एक संत बन जाता है। इसमें आप हमारे को ये नहीं कह सकते कि आप पे कैसे विश्वास करें। लेकिन जनता कहीं ना कहीं सोचती है कि किसको वोट दें। जनता का विश्वास जीतने में कितना कामयाब रह पाएगी कांग्रेस पार्टी? मैं ये कहता हूँ कि आज तो वैसे ही दरो दीवार कह रही है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। लोग कहने लग गए, आम जनमानस कहने लग गया, आप इस कैमरे को लेके जाओ, मेरी छोड़ो, मैं तो पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं तो कहूँगा ही कहूँगा। लेकिन लोग कहते मिलेंगे कि अब कांग्रेस आ रही है। और मैं ये कहता हूँ कि मुद्दों पर कांग्रेस आ रही है, जनता की आवाज़ के लिए कांग्रेस आ रही है। अगर हम लोग आए तो हम लोग वो काम करेंगे जो पहले बोला गया है वो भी किए हैं, और अब जो बोला जाएगा उसको भी पार्टी प्रमुखता से करेगी। अब देखिए, जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है पेंशन का मुद्दा। अरे तुम बड़े बड़े मंत्री, तुम 4-4 पेंशन लेते हो, MP तुम कई बार की पेंशन लेते हो। एक आदमी 58 साल सर्विस करता है, उसकी पेंशन तुमने रोक दी। किस प्रकार की सरकार बना दी देश में? क्यों रोक दी भाई? क्या दिक्कत है? तुम भी अपनी पेंशन बंद करो। फिर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम जब भी सत्ता में आएंगे, जिस प्रदेश में आएंगे वहीं पेंशन। प्रदीप जी, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहता हूँ। बीजेपी कहती है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है हुड्डा साहब ने बंद की थी, हुड्डा की सरकार थी, हुड्डा ने बंद की। नहीं, कोई बंद नहीं की। ये बरगलाने का काम करते हैं। ये तो जनता बता देगी आपको कब बंद हुई और क्या रिकॉर्ड बता देगा। लेकिन
इनके पास कोई मुद्दा जब नहीं होता तो सिर्फ विपक्ष के सिर पे डाल देना। इन्होंने कह दिया कि कांग्रेस में विकास नहीं हुआ। अरे भाई, ये फिर ये सड़कें कहाँ से बन गई, आईटी ने इतनी तरक्की कहाँ से कर ली, मल्टी लेवल कंपनियाँ कैसे बन गई, देश के अंदर लग्जरी गाड़ियाँ कैसे आ गई। इस देश में राजीव गांधी जी मारुति को लेकर के आए थे। इस देश के अंदर बैलगाड़ी का देश था, ये आईटी का देश हो गया। आज इंफ्रा में जो है ना कहाँ पहुँचा दिया इस देश को, इस जो है हरियाणा प्रदेश और इस देश की राजनीति ने, जो उस टाइम की कांग्रेस की सरकार थी, इंफ्रा हम लोगों ने बना दिया। आज एक बात पूछिए, चलो इनसे पूछ लीजिए, बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, कितने एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाए इन्होंने, कितनी मेट्रो की लाइनें बिछाई इन्होंने, कितने कॉलेजेस बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई। बीजेपी कहती वैसे बन गई। बीजेपी कहती है हमने राम मंदिर बनाया है। अरे भाई, धारा 370 तोड़ी है। सुनिए, राम मंदिर हमारे दिलों में है, राम हमारे हैं। क्या बना रखा है आप लोगों ने? एक यही बात जब हमारे नौजवान को समझ आ जाएगी। सरदार वल्लभ भाई की पटेल की आपने मूर्ति बनाई 3000 करोड़ से ऊपर की बनाई जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सब के हैं, हमारे दिलों में है। हमें स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है किसी को। हमारे दिलों में है, हमारे दिमागों में है कि वो हमारे वो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए। अरे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से 10 एम्स बनाते 3000 करोड़ में, आप 10 यूनिवर्सिटियाँ बनाते, गरीब के बच्चे पढ़ते, गरीब का इलाज होता। जिस प्रकार से कोरोना में लोगों की ऑक्सीजन की कमी के अंदर मौत हुई, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम लिखते आप उन यूनिवर्सिटियों में, उन एम्स के हॉस्पिटलों में नाम लिखते उनके ऊपर। हमें गर्व होता कि हमारी सरकार ने काम किया, बीजेपी सरकार ने काम किया। आप यूनिटी ऑफ स्टैचू के नाम से उन्होंने उनका बहुत बड़ा फोटो लगा दिया, हम मानते हैं, लगा दिया आपने। यूनिटी ऑफ स्टैचू आपके सिस्टम में ही नहीं है। यूनिटी आप रहने नहीं देते। हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, जाति को जाति से लड़ा दो। आपकी सरकार में तो ये प्रभावी बन करके हुआ है। लेकिन सिर्फ एक मुद्दा है इनके पास, हिंदू राष्ट्र, या इनके पास मुद्दा है कि राम मंदिर। राम परमपिता परमात्मा भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे संगमरमर के मंदिरों में बिठा दो। परमात्मा कहता कि इंसान का मन मत दुखा, शिक्षा अच्छी दिलवा, चिकित्सा अच्छी दिलवा, उसको सुविधा अच्छी दिलवा। सुविधा के नाम पर तो कोरोना के अंदर लाखों करोड़ों लोग मारे गए, आंकड़े भी नहीं दिए सरकार ने। अगर आंकड़े आपके पास आ जाए तो अचंभित हो जाओ आप। और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी में, कितना बड़ा देश है, कितनी बड़ी तरक्की हम लोगों ने कर ली है, और ऑक्सीजन की कमी में लोग मर गए। किस प्रकार की सरकार है? देखो अमन भाई, हम ये मानते हैं युवा होने के नाते, मैं ये मानता हूँ अगर प्रधानमंत्री अच्छा काम करते तो हम उनकी सराहना करते। प्रधानमंत्री अगर रोजगार पे बहुत बड़ा काम करते तो हम उनकी सराहना करते। एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाते, यूनिवर्सिटियाँ बनाते, हम उनकी सराहना करते। भाई, राम मंदिर हमें भी चाहिए। राम जो है हमारे भी जो है भगवान हैं, हमारे भी दिलों में हैं। आप सिर्फ इसी मुद्दे से पूरे देश को बाकी मुद्दों से गौण कर देंगे, ये तो नहीं हो सकता जी। हमारे जैसे नौजवान चाहते हैं, आज जिस पेट में भूख की आग लगी हुई है उसे शांत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कितनी बेरोजगारी हुई, कितना जो है ना इस देश में हाहाकार मचा कोरोना में। अगर आप आंकड़ों के साथ आ जाओगे तो आप हैरान रह जाओगे कि मेट्रो सिटीज़ में लोग पलायन कर गए। जो आपने ये बातें कही हैं, हाँ जी, यही बातें लेके केजरीवाल जींद में आए, उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली। केजरीवाल ने एक बात कही भरे मन से, मैं आपसे ऐसा वादा करके जा रहा हूं जो आज तक किसी नेता ने, किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। अगर जींद की जनता, हरियाणा की जनता मुझे मौका देती है तो मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, आपके अच्छे स्कूल बनाने का काम करूंगा, युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा। जो आज हरियाणा पूरे देश भर में बेरोजगारी पे नंबर 1 है, उस कलंक को कहीं ना कहीं मिटने का काम करूंगा। जी, देखिए, मैं केजरीवाल जी का भाषण वो तो मैंने नहीं सुना वो क्या कह के गए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है, वो अपनी पार्टी को यहाँ मजबूत करने आए हैं, प्रयास हर आदमी करता है। उन्होंने बड़े बड़े मुद्दे बताए हैं, लोग उनके मुद्दों पर कितनी विश्वास करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो तो लोगों पर डिपेंड है। हर आदमी अपना एजेंडा लेके लोगों के बीच में जाता है। मैं अपना एजेंडा लेके जा रहा हूँ, दूसरे टिकटार्थी दूसरा एजेंडा लेके जा रहे हैं। मैंने अभी शुरुआत की है कि मैं हर घर में हर नौजवान को पढ़ाने के लिए एक प्रयास करूं। जैसे गांव के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि गांव के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास 6 घंटे गैर सरकारी या सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद कोई ट्यूशन की सुविधा नहीं है। हम लोगों ने
गरीब बच्चे, चाहे वह किसान के हैं, मजदूर के हैं, कमेरे के हैं, किसी बरादरी और किसी धर्म से हैं, मैंने उनसे स्पेशली बात की, तुम कब तक राजनीतिक लोगों के सामने झोली पसारोगे, कब तक कहोगे कि मैं गरीब मैं गरीब। अगर इस गरीबी से निजात पानी है, कोई नेता तुम्हें आके नहीं कहेगा कि तुम पढ़ लो। नेता तुम्हारे को सिर्फ नारे लगाने के लिए बोलेंगे या तुम्हारे को भीड़ बनने के लिए बोलेंगे। मैंने प्रयास किया कि आप लोग अपने बच्चों को 3 बजे के बाद 7 बजे तक पढ़ाएं। तुम्हारे पास चौपालें हैं, पुस्तकालय मैं बना रहा हूँ, बुक्स मैंने दिए हैं, रैक्स मैंने दिए हैं, पंखे से लेके इन्वर्टर मैंने दिए हैं भाई, ब्लैक बोर्ड से लेकर सारी जो सुविधाएं एक बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए हैं वो हमने वहाँ मुहैया कराई हैं और जल्द ही हम बुलाएंगे आपको। वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे हलके में 36 गांव हैं और 31 वार्ड हैं। आपके टीवी चैनल के माध्यम से, मैं आपके मीडिया के, सोशल मीडिया के इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, कोई भी साथी जींद हलके में जितने भी गाँव हैं और जितने भी वार्ड हैं, अगर 2, 3, 5 साथी जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, जो एक दायित्व अगर लेना चाहते हो कि उस कॉलोनी, उस गली के अंदर जो बच्चे हैं जो आवारा घूमते रहते हैं स्कूल के बाद, उन्हें पढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे या हम उनको मदद करेंगे, तो मैं 100% मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो आगे आएँ और हमारा संगठन जो है वहाँ पर कोई ना कोई पुस्तकालय की रूप में कोई ना कोई ऐसी जगह आपको बना करके दे देगा। यानी आपके पास चौपाल का या जो भी रूम्स हैं, बैठने की व्यवस्था आपकी हो और थोड़ा सा जो नौजवान उस इलाके में हो वो अपने आप में एक सेवा भाव पैदा कर ले कि मैं BA पास हूँ, MA पास हूँ, 2 घंटे इन गरीब बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा, उसकी सारी चीज़ें मुहैया मैं कराऊँगा अंदर की। तो ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपका ये जो प्रयास है चुनाव तक रहेगा, चुनाव के बाद भी सर रहेगा? मैंने तो जब मैंने चुनाव नहीं लड़ा, जब भी मैंने रूपगढ़ के लोगों ने, नौजवानों ने मुझसे मांगी थी, मैंने वहाँ भी दी थी। मैंने तो चुनाव नहीं लड़ा। प्रदीप जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। हम जींद की बात कर रहे हैं, जींद की राजनीति की बात कर रहे हैं। जींद को खाप लैंड भी कहा जाता है, जींद को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। जींद में किसान नेता भी आते हैं, राजनीतिक दल भी आते हैं, पार्टियां यहाँ से उठती भी हैं, रैलियां होती हैं, बहुत सी चीज़ें। जो भी नेता आता है जींद से ही अपनी शुरुआत करता है जी। बहुत से नेताओं से हम सवाल जवाब भी करते हैं, वो कहते हैं जींद के लोग भोले हैं। हम कहते हैं उनको कहीं ना कहीं जींद की जनता को ठगने का काम वो लोग करते हैं। बाहर से आते हैं, जींद की जनता को बड़े बड़े लुभावने वादे दिखाते, सपने दिखाते हैं। जींद को ही क्यों चुनते हैं लोग? जींद के लोग बावले नहीं हैं, ये बात तो वो अच्छे से जान लें कि जींद के लोग बावले हैं। ये लोग बहुत ईमानदार हैं, इनकी नेक नीति है। ये लोग, मैं मानता हूँ कि विश्वास जल्दी कर लेते हैं। और हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें क्या रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो चीज़ें नहीं आ पाई जो आनी चाहिए थी। जैसे कि यूनिवर्सिटी हमारे पास हुड्डा साहब के राज में बनी, हमें हमारे बच्चों को या तो कुरुक्षेत्र जाना पड़ता था या हमारे बच्चों को रोहतक जाना पड़ता था। तो उन चीज़ों के अभाव में बहुत सारी बेटियां तो पढ़ ही नहीं पाई। तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये रही कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर कोई बड़ा नहीं था, हो नहीं पाया उस लेवल का। तो उस स्तर की वजह से तो हमें ये कह सकते हो कि हम लोग इस प्रकार के लोग हैं कि हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। बोले और भोले लोगों की डेफिनेशन ये दे रहे होंगे हमें, लेकिन हम लोग हैं नहीं। लेकिन अब ज़रूर एक बात मैंने महसूस की है, अमन में 4 गांव और 2 कॉलोनियों का दौरा किया मैंने पूछा लोगों से खुले शब्दों में कि आज तक 1966 के बाद जिन जिन लोगों को आपने बड़े नेता बनाया, बड़ा ओहदा दिलाया, बड़ा सिस्टम कराया, क्या आज भी आप उन्हीं के साथ जुड़ना चाहेंगे या उन्हीं के साथ रहना चाहेंगे? तो लोग बरखलाफ हैं, लोग साफ तौर पे बोल रहे हैं कि हमें उनसे छुटकारा चाहिए और प्रदीप भाई आप कोशिश करो, हम आपके साथ हैं। वैसे तो राजनीति की कोई ज़मीन नहीं होती, कोई भी नेता कहीं से चुनाव लड़ सकता है। दुष्यंत चौटाला की बात करें, जेजेपी पार्टी की बात करें, हाल फिलहाल में जींद से 3 सीट उनकी फिलहाल मौके की पार्टी की हैं। उन्होंने 2019 में कहा था कि हम जींद को राजधानी बनाएंगे। उस समय आप जेजेपी पार्टी में थे। अब हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में बलराज कुंडू ने भी कहा कि अगर जींद की जनता मुझे मौका देती है, हरियाणा की जनता मौका देती है, तो जींद को राजधानी बनाने का काम करूँगा। ये राजधानी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं सभी नेता? यार क्या हम अनपढ़ लोग हैं क्या? हमें मान क्या लिया इन लोगों ने? क्या समझते हैं हमारे बारे में? इस प्रकार का प्रचार करके कोई नहीं हम इनको वोट देने वाला। लेकिन हाँ इतना है कि ये बोल के चले जाते हैं लोग, तो पढ़े लिखे लोग तो इनकी खिल्ली उड़ाते हैं बाद में कि बेवकूफ़ बनाने का। लेकिन कोई भी कह देता कि मैं राजधानी बनाऊंगा, मैं चौधरी देवीलाल के पोते दुष्यंत चौटाला को वोट इसलिए मिली थी, उनको कहीं ना कहीं देखो उस टाइम पार्टी का बड़ा कैडर था जी, और पार्टी का कैडर टूट गया था।
टूट करके दुष्यंत चौटाला जी पे विश्वास किया जींद की जनता ने, और जींद के ज़िले में उनका प्रभाव ज़्यादा था। मैंने वहाँ काम किया है, मुझे 0 से लेकर के 100 तक का वहाँ का पता है, नॉलेज है। तो जींद की जनता उन्हीं से जुड़ी हुई थी। वहाँ से टूट के वो दूसरी जगह उस टाइम नहीं जाना चाहते थे, वो उसी परिवार में रहना चाहते थे। उनको उसका माइलेज मिल गया, लोगों ने उन पे विश्वास कर लिया, लोगों ने उन्हें अच्छा बोलता हुआ देखा था MP बने हुए, और उन्होंने ऐसा अच्छा किया भी था। उस वक्त मुझे लगा भी था कि ये एक ब्राइट फ्यूचर हैं। लेकिन जब उन्होंने वही रूप दिखा दिया कि जो है ना, जैसा एक राजनेता ने आए और बड़े बड़े वादे किए, और जब कुर्सी मिली तो उसके बाद वो सारे मुद्दे गौण हो गए। वो गौण हो गया कि वो जब चूल्हे पर बैठ करके अपनी चाची ताइयों को कहते थे कि मैं थारार था मेरे, वो कहते थे कि किसान की टीस मुझे पता है क्योंकि मैं चौधरी देवीलाल का खून हूँ, मुझे मेरे अंदर किसानी है। तो जब किसान सड़कों पे बैठा था तो आप जैसे एक पत्रकार साथी ने मुझसे पूछ भी लिया था, शायद आपने पूछा हो, मेरा जवाब भी ये था कि भाई वो कह रहे थे कि जी दुष्यंत चौटाला जी के जेब, पिताजी की जेब में इस्तीफ़ा, अजय जी की जेब में इस्तीफ़ा है। तो मैंने तब भी एक बात कही थी, संवैधानिक पद पे तो अजय सिंह जी नहीं बैठे हैं, परंतु पिता होने के नाते वो जो आदेश उनको करेंगे उनको पालना भी करनी पड़ सकती है। लेकिन हम कब कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफ़ा दे? हम तो कह रहे हैं कि वही चाची ताइयाँ बैठी हैं टिकरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर, आप उन्हीं चाची ताइयों के पास जाएं, पलाथी मारें, बैठें, किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्हें समझाएं कि आप गलत हो, हम सही हैं। अगर आप सही नहीं हैं तो उनकी बात को मान लो, अगर सही है आप हैं तो वो आपकी बात को मान लेंगे। हम कभी बरखिलाफ बात नहीं कर रहे। हम लोग कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता को ठगा ना जाए, और ठगने का काम किया गया है। और ये बात अब बार बार कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इस बार देख लेना क्या हाल होना है। धन्यवाद प्रदीप जी आपका, आपने हमारी इस खास मुलाकात में हमसे बात की और अपने बेबाकी से अपने शब्द रखे। जींद की जनता के जो विचार थे, जींद के जो मुद्दे थे, आपने हमारे चैनल पे रखे। तो साथियों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रदीप गिल। जो हमारा एपिसोड चला हुआ है राजनीतिक गलियारे, उस एपिसोड में इन्होंने अपने विचार रखे जींद विधानसभा को लेकर, जींद जिले को लेकर जो राजनीति चली हुई है जींद की और हरियाणा की। आगे हम ऐसी ही मुलाकात में किसी नई पार्टी के कोई नई नेता से मिलेंगे और उनसे विचार जानेंगे, उनकी पार्टी के नेता के, और जो विचार उनके होते हैं, जनता के बीच में जाते हैं तो क्या क्या जनता के सामने वो विचार रखते हैं, और जनता के सामने जो मुद्दे आते हैं क्या वो जनता के मुद्दे उठाने का काम करते हैं। उनसे लंबी बातें हमारी होती हैं। विशेषकर राजनीतिक गलियारों में हम राजनीतिक नेताओं से बात करते हैं और उनकी पार्टी के विचार जानते हैं। नेक्स्ट मुलाकात में मिलेंगे नए नेता के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।